हेलो एवरीवन। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हम लोग यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे। तो ये चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और आपकी यूनिट 1 भी इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग यूनिट 2, 3, 4 को भी इसी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की थी। जिसने भी हमारे पुराने वीडियो ना देखे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जा के पुराने सारे वीडियो देख सकता है। ठीक है। तो देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन के कुछ जो थे वो चीज़ों के एजेंसीज़ के बारे में बात कर ली गई थी। अब फॉर्मल एजुकेशन की सबसे बड़ी एजेंसी जो है वो हमारी विद्यालय होती है, जहाँ से हमारी फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है। तो देखिए, विद्यालय एक ऐसा अभिकरण यानी एजेंसीज होती है जहाँ पर पाठ्यक्रम निश्चित होता है, क्या बच्चे को पढ़ाया जाना, किस क्रम में पढ़ाया जाना, ये निश्चित होता है। पूर्व नियोजित पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, किस ढंग से बच्चे को पढ़ाना है ये भी पद्धतियाँ पहले से निश्चित होती हैं। समय सीमा निश्चित होती है, 30-30 मिनट के पीरियड लगेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक शिक्षक बच्चा बैठेगा, मतलब बंधन में रहता है। जैसे हम लोगों ने उसमें बताया था मुक्तता झेलता है, उस तरीके से इसमें बच्चा बंधन में रहता है। फिर सुनियोजित एवं क्रमिक रूप से इसका विकास किया जाता है। इस वजह से विद्यालय को शिक्षा की एक औपचारिक एजेंसी यानी फॉर्मल एजेंसी के रूप में जाना जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है, विद्यालय के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। अब विद्यालय क्यों आवश्यक है इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय विशिष्ट पर्यावरण है। विद्यालय क्या है, एक स्पेशल हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ विशिष्ट प्रकार का जीवन, विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं और कार्य कराए जाते हैं। जहाँ पर विशिष्ट का मतलब एक स्पेसिफिक प्रकार की लाइफ जो है वो बच्चों की दी जाती है, अनुशासन बच्चों को सिखाया जाता है। विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं, जैसे बच्चों को पहले प्रेयर कराई जाती है। प्रेयर कराने का क्या अर्थ होता है, बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास कराना। उसके बाद उन्हें किस तरीके से इनके एनवायरमेंटल प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनको पढ़ाई जाती है, तो स्पेसिफिक क्रियाएं कराई जाती हैं और इनका प्रयोग बालक के विकास में होता है। ये बच्चों को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी का विकास करते हैं और उसके डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। फिर दूसरी चीज़ है क्या है, विद्यालयों में बच्चों को तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। विद्यालयों में बच्चों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए विद्यालयों तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। अगर हम लोग चाहें कि इनफॉर्मल एजुकेशन कितने इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप से बच्चे को तकनीकी ज्ञान दे, तो तकनीकी ज्ञान उसके लिए संभव नहीं है। हालांकि हम एक्सपीरियंटल मतलब नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान बच्चे को नहीं दे सकते। तकनीकी ज्ञान देने के लिए विद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की ही बच्चे को ज़रूरत होगी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्या हो, उसकी लर्निंग बेस्ड जो सामग्री हो वहाँ पर उसको दी जाए और जिससे वह प्रयोग करके सीख सके। फिर माता पिता व अध्यापकों द्वारा ध्यान न दिए जाने पर विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ माता पिता एवं अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको अपनी जीविकोपार्जन यानी जिनको अपने खर्च करने के लिए, कमाने के लिए जाना पड़ता है। अब वो तो अपने बच्चे को पूरा दिन देख नहीं सकते, इसलिए उनकी जगह पर जो विद्यालय है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बच्चों को अपने पास रखता है, बच्चों को सिखाता है और इस तरीके से वो बच्चों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोर्थ पॉइंट में दिया गया, विद्यालय विद्यार्थी को समाज की परंपराओं, मूल्य, संस्कृति, धर्म, भाषा तथा वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत कराता है। विद्यालय में बच्चा जाता है तो कैसे अवगत होता है कि विद्यालय में कोई एक बच्चा नहीं आता, बहुत बच्चे आते हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं होती हैं, उनके अलग अलग मूल्य होते हैं, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं यानी संस्कृति होती है, उनका अलग अलग रिलीजन धर्म होता है, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है तथा उनकी अलग अलग वैज्ञानिक तकनीकी होती है। इस तरीके से बच्चा जब साथ में मिलजुल कर परस्पर अंतरक्रिया करता है तो वह इन सारी चीज़ों से अवगत होता है। विद्यालय जो होता है वो समाज का एक लघु रूप होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज के हर एक वर्ग से वहाँ पर बच्चा आता है और विद्यालय में वही ज्ञान दिया जाता है जो समाज व व्यक्ति की उन्नति में सहायक हो। तो वहाँ पर हमें क्या बताई जाती है, सौहार्द की भावना विकसित की जाती है कि हमें सभी लोगों के साथ परस्पर सहयोग में रहना चाहिए। जैसे नहीं हम लोग समूह तथा टोली में बच्चों से कार्य कराते हैं, जिससे बच्चों में क्या होता है, परस्पर सौहार्द की भावना और एक दूसरे को लेकर के चलने की क्षमता का विकास होता है। इसी तरीके से तो हम लोग मोस्टली अगर जानेंगे किसी को फॉर्मल एजेंसी के रूप में तो विद्यालय को ही जानते हैं। अब देखिए, हम समाज को फॉर्मल एजेंसी नहीं कह रहे, समाज को सिर्फ क्या कह रहे हैं, एक एजेंसी है जो हमें नॉलेज गेन कराती है। कैसे, तो समाज जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है और सब व्यक्तियों का समूह होता है। जब कोई बच्चा
उस व्यक्ति के समूह में रहता है तो वहाँ के लोगों को देखता है वे परस्पर किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिससे क्या होता है बालक के अंदर सामाजिकता की भावना का विकास होता है और वह भी अपने आप को समाज के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। फिर शिक्षार्थी के मध्य परस्पर सहसंबंध की भावना का विकास होता है, क्योंकि वो देखता है कि समाज में लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, तो इसी तरीके से वह अपने मित्रों के साथ भी परस्पर रहता है। जिस तरीके से व्यक्तियों के परस्पर प्रेम को वो देखता है, सहानुभूति देखता है, लोग आपस में मित्रता की भावना, सहयोग, दया की भावना किस तरीके से दिखा रहे हैं, तो ये सारे गुण धीरे धीरे उसको वो देखते देखते उसके अंदर भी क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। यानी समाज जो है एक तरीके से कह सकते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों वेज में अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पर उसने देख करके सीखा और यहाँ पर क्या है, समाज ने उस ऐसा वातावरण दिया तो वो सीखा। तो इस तरीके से समाज को फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसी दोनों ही कह सकते हैं। सामाजिक मान्यताएं बच्चा सीखता है, सभी धर्मों का सम्मान करना सीखता है, क्योंकि समाज में सभी धर्म रहते हैं। सभी के प्रति भ्रातृत्व की भावना का विकास हो जाता है, यानी भाईचारे की भावना का विकास भी वो सीख जाता है। इस तरीके से समाज में ने बच्चे को कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, उसकी एजुकेशन में इन्हेंसमेंट किया कि नहीं किया, हाँ किया। तो इसी वजह से समाज जो होता है वो एजुकेशन की एक एजेंसी के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंचार जो साधन होते हैं वो शिक्षा की एजेंसी के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आज के टाइम में जो आधुनिक युग है वहाँ पर जनसंचार के माध्यम से ही हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना के दौर में भी शिक्षा प्राप्त की, तो ये इसको तो सभी लोग जानते होंगे जनसंचार जो है वो शिक्षा की एजेंसी के रूप में किस तरीके से प्रकार करता है। अब देखिए जनसंचार यानी ऐसा अभिकरण जिसके माध्यम से सार्वजनिक रूप से, मतलब सार्वजनिक माने सभी के लिए, दूर दराज में रह रहे लोगों तक सूचनाएं आदि पहुंचाई जाती हैं। इन सब का जो कार्य किया जाता है वो कौन के होते किसके माध्यम से किया जा सकता है, जनसंचार के साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। अब जनसंचार के साधन होते कौन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब क्या है संचार के साधन है। चाहे जहाँ पर व्यक्ति रह रहा हो उसको वहाँ पर रह करके भी वह अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकता है। अब जनसंचार के माध्यम क्या क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं जनसंचार के माध्यम क्या क्या है, आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, विविध भारती कार्यक्रम हो गया, विदेश प्रसारण सेवा हो गई जहाँ पर हम लोग दूसरी कंट्रीज में प्रसारण करते हैं, समाचार पत्र हो गए और अन्य मुद्रित यानी लिखित सामग्री हो गई। अब जनसंचार के माध्यमों का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जनसंचार के माध्यमों का उपयोग सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं भेजने में किया जाता है। जन सामान्य को सजग बनाने के लिए किया जाता है। पर डे पेपर में कुछ खबरें निकलती हैं, उन खबरों के बेस्ड पर ही इंसान की जो होती है वो एक तरीके से कहिए तो उसके मेंटेलिटी का डेवलपमेंट होता है और वह आगे के लिए सावधान हो जाता है। कठिन अवधारणाओं को सजग तथा व्यवस्थित करना, जो व्यक्ति पहले से ही मान चुका है ये हार्ड है, उन्हें वह व्यवस्थित रूप से करता है तथा उसके प्रति व्यक्ति को सजग बनाता है। कुछ लोग मनोरंजन हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो रेडियो में कुछ कहानी वगैरह आ जाती है, टेलीविज़न में वीडियो गेम्स वगैरह खेल लेते हैं और बस पत्र पत्रिकाओं में हम लोग जैसे खेल वाला पढ़ लेते हैं, तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है कहानी आती है उसको पढ़ लेते हैं, तो मनोरंजन में भी इसका उपयोग होता है। समस्या व उसके समाधान हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। आज टेक्नोलॉजी के रूप में गूगल है हमारे पास, तो हमारे पास फ़ोन जो है वो जनसंचार का माध्यम है। कुछ भी हमें देखना है तो हम लोग टाइप करते फटाक से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। सूझबूझ उत्पन्न करने में भी जनसंचार के साधनों का बहुत महत्व है और जनमत निर्माण में भी इसका बहुत महत्व है। कुछ लोग क्या करते हैं जनसंचार के माध्यमों से ही अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो जिससे जनता के उनको बहुत ही ज़्यादा वो मिलती है। इसी तरीके से देखिए एक और आप लोगों के इसी चैप्टर में दिया था सोशल मीडिया एजेंसीज के रूप में। अब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और मतलब टेलीग्राम हो गए, ये सब जो हैं ये सोशल मीडिया के साधन हैं। ये किस तरीके से शिक्षा की एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं ये आप सभी लोगों को पता है। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करते हैं, मतलब बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी का वीडियो डेटा प्रोवाइड कराते हैं। ये
डेटा प्रोसेसिंग करते हैं ऑनलाइन रूप से। तो इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट के डे में इस पे तो लिख ही सकते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने इस पे नहीं लिखा। और सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या है, जो बच्चे इनका सही से उपयोग नहीं करते वह गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के तौर पे ही नए नए तरीके के ऑनलाइन गेम्स आए हैं, जिनकी मदद से बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे स्वयं को बिगाड़ रहे हैं और आर्थिक रूप से भी परिवार को हानि हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये यूनिट जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई हो। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसी तरीके से जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे सेमेस्टर पूरे तरीके से हमारे वीडियो चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। हर एक बुक सिस्टमेटिक रूप से एक लाइन से आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आगे के लिए ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में यानी यूनिट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।